हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप ठीक हो। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल विजय साइंस क्लासेस। स्टडी कैसी चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी, चलनी भी चाहिए। सेम थिंग, टाइम नहीं है तो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे आ गए थे भैया? एनसीईआरटी ओपन कर लो। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम, रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल का मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया था एक, और उसमें मैंने इतने डिटेल में वो क्लियर कराया था, वो बड़े अच्छे से कर लेना। मैंने कल भी बताया था आपको, ठीक है? वो आपको बड़े अच्छे से करना है, क्लियर। अब जो रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल के होते हैं उनका फॉर्मूला डेरिवेट करा लेता है, सीरीज में भी करा लेता है, पैरेलल में भी करा लेता है, ठीक है। कभी दो का करा लेता है, मोस्टली 3 का, इसलिए एटलीस्ट हम 3 का करेंगे, ठीक है। 3 का करेंगे, 2 का तो अपने आप हो जाएगा। 3 का करेंगे सीरीज में और एक बार पैरेलल में। टोटल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव करा लेता है। जो फॉर्मूले का हमने यूज किए थे सीरीज और पैरेलल के, वो फॉर्मूले ड्राइव करा लेता है, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का ले लेते हैं पहले। सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 रेजिस्टेंस ले लीजिए। यहाँ पे एक बैटरी ले लीजिए, V वोल्ट की बैटरी ले लीजिए। एक एमीटर कनेक्ट कर दीजिए। एमीटर कनेक्ट करना पड़ेगा, करंट मेजर कर रहा है, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। की भी ले लीजिए, सर्किट पूरा करना है, की ले लीजिए। और क्या लेना है? रेजिस्टेंस R1 लिख लीजिए, लेट दिस इज रेजिस्टेंस R2, लेट दिस इज रेजिस्टेंस R3, क्लियर। यहाँ से करंट फ्लो ही स्टार्ट I, टोटल पोटेंशियल बैटरी का V, क्लियर। और क्या लेना है? इसका पोटेंशियल लेट V1, लेट पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस R1 V1 लिख लेना, ठीक है। लेट पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस R2 V2, लेट पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस R3 इज V3। ये 3 लाइन लिख लेना भैया, क्लियर। टोटल करंट I। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता है क्या होना है? करंट सेम जानी है, तीनों में सेम जा रही है, ठीक है। ओम्स लॉ यूज करें। V इक्वल टू क्या होता है? IR। V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो इंडिविजुअली यूज कर लेते हैं। जो V होगा वो किसके इक्वल होगा भाई? V जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 3 में, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 शुड बी V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्लियर। इक्वेशन फर्स्ट 2 लाइन पहले दे देना, उसको डिस्क्रिप्शन में दे देना। ये सर्किट डायग्राम हो गया, डायग्राम बना के दे देना, ठीक है। करंट का एरो यहाँ भी दिखा दो, यहाँ भी दिखा दो, यहाँ भी दिखा दो, ठीक है। यहाँ शो करा दिया, यहाँ शो करा दो, यहाँ भी शो करा दो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लिख देना, लेट 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। वोल्टेज कह लो या पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो, क्लियर। ओके, लेट द पोटेंशियल ऑफ R1 is V1, let the potential of R2 is V2 and the potential of R3 is V3, क्लियर। ये स्टेटमेंट आप दे देना, ठीक है। आगे we know that V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। भाई V किसके इक्वल होगा? तीनों के पोटेंशियल के सम के इक्वल होना है, टोटल V, चौथा तो कुछ है नहीं। अब आपने क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ओम्स लॉ यूज करना है। बाय ओम्स लॉ एक बार इसके लिए अप्लाई करो। V1 इक्वल टू, करंट कितनी जा रही है बेटा? I जा रही है, सब में I जा रही है। V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू, करंट उतनी रहनी है उसमें भी सेम, IR2, V3 इक्वल टू IR3। उठा के तीनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट V इक्वल टू V1 IR1। ये तो बड़ा सिंपल है, वो भी सिंपल ही है, उसमें भी कुछ नहीं है, बड़ा इजी है। अगर आ जाता है तो फ्री के नंबर है IR3, ठीक है। I कॉमन ले लीजिए। अगर नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलवा रहा है हमसे सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल का, अगर वह निकलवा रहा है 2 नंबर में, तो फ्री के नंबर है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आ जाए ये क्वेश्चन। R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पे भी क्या लगा सकते हो? टोटल रेजिस्टेंस लेट कर लेना स्टार्टिंग में जहां पे स्टेटमेंट दिया, लेट द इक्विवेलेंट या टोटल
इक्विवेलेंट, दोनों ही टर्म यूज कर लेता है वो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, ऑफ द कॉम्बिनेशन, पता है सीरीज कॉम्बिनेशन है, बताने की जरूरत नहीं है, सीरीज ऑफ द कॉम्बिनेशन बी, वो हमने आर लेट कर लिया, टोटल रेजिस्टेंस आर लेट कर लिया कॉम्बिनेशन का, तो V इक्वल टू क्या होना चाहिए, टोटल I इनटू टोटल R, टोटल I जो बैटरी से निकली कितनी निकली आई आर, I से I कैंसिल, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये 3 के लिए पूछा है, ये 3 के लिए हमने डेरिवेट करा दिया, ठीक है। वो अगर 2 के लिए पूछ रहा है हटाओ, थर्ड हटा देना, V1 और V2 लेना, V1 और V2 की वैल्यू रखना, ये टर्म हट जाएगी, R इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। अगर 4 के लिए, पहली बात तो 3 के लिए हार्डली मोस्टली 3 के लिए पूछता है, 4 के लिए भी पूछ रहा है, पूछने दो ना, एक और ले लो R4, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा I R4, I कॉमन आना है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यह आ गया सीरीज का, क्लियर, बट सो सिंपल। फ्री के मार्क्स है, इसमें फ्री के मार्क्स अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें आपने कुछ नहीं करना है, ये तो फ्री के मार्क्स है। आप पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लीजिए, R1 R2 R3, ठीक है बेटा, इसे भी नीचे लिख लेते हैं। बैटरी कनेक्ट करो, एमीटर और की, एमीटर की कनेक्ट होनी जरूरी है, ध्यान रखना बेटा, एमीटर और की नेसेसरी है। करंट यहीं से निकलेगी, यहाँ से निकली, टोटल करंट आई, यहाँ पे भी आई, कितने पाथ है, 3 पाथ है, ठीक है, तीनों में अलग अलग चली गई, लट इसमें गई I1, लट इसमें गई I2, लट इसमें गई I3, इसमें जा रही है I3, तीनों मिलके यहाँ पे फिर ज्वाइंट हो गई, ज्वाइंट होके नीचे आ गई टोटल आई, क्लियर। I1 फ्लो रही है, इसमें I2 फ्लो रही है, इसमें I3 फ्लो रही है, ठीक है, तो I शुड बी इक्वल टू, I तो डिस्ट्रीब्यूट हुई, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वही स्टेटमेंट दे देना, लेट 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V या पोटेंशियल डिफरेंस V, क्लियर। सर्किट डायग्राम बनाना, ये बोल देना लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन V R, ठीक है। वी नो दैट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, भाई I कहाँ है, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो I किसके किसके इक्वल होनी चाहिए, तीनों के सम के इक्वल होनी चाहिए, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ। कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना बेटा, फ्री के 2 मार्क्स हैं, अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, इससे तो अच्छी बात ही नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आ जाते हैं सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रूव करना, सीरीज का तो बड़ा सिंपल है, पैरेलल का भी बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना है, 2 नंबर फ्री के है बेटा। यूजिंग ओम्स लॉ, I1 इक्वल टू, तीनों कैसे हैं दिख रहे हैं, पैरेलल में है, तीनों की पोटेंशियल कैसी रहनी है, कैसी रहनी है, सेम, कितनी रहनी है, V रहनी है, कितनी रहनी है, V रहनी है। I इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इक्वल टू V अपॉन R3, और I इक्वल टू इसे यहीं पे ले लो, टोटल V अपॉन टोटल R, क्लियर। इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डाटा पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रखो जी I की वैल्यू V अपॉन R, I1 की वैल्यू रखो V अपॉन R1, I2 की वैल्यू रखो V अपॉन R2, I3 की वैल्यू रखो V अपॉन R3,
v कॉमन लीजिए, v अपॉन 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। क्लियर? v अपॉन r, v से v कैंसिल, क्या हुआ 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये आ गया जी आपका पैरेलल का। 4 में आ रहा है, 4 में पूछ रहा है, एक और ले लो 4 में। पोटेंशियल उसका भी सेम रहना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस v अपॉन r4। क्लियर? तो सो सिंपल। 2 में पूछ रहा है, 2 ले लो, एक को हटा दो, सिर्फ 2 ले लो पैरेलल में। ये टर्म हट जाएगी, एक टर्म हट जाएगी, i3 वाली हट जाएगी, बस 2 टर्म रह जाएगी। 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। सो सिंपल। क्लियर? दोनों करने जरूरी है लेकिन, ठीक है, सिंपल है लेकिन यहाँ फिक्स हो जाने चाहिए, बड़े सो सिंपल है। 2 नंबर फ्री के बेटा, बस इलेक्ट्रिसिटी में यही 2 नंबर फ्री के हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, यही 2 नंबर सबसे इजी है, कुछ नहीं करना है हमें इसमें। हाँ जी, आगे चलिए। जब सीरीज का और पैरेलल का आपका टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना मैंने आपको बता दिया, डेरिवेशन बता दिया। अब पेज नंबर निकाल लीजिए 216 एनसीईआरटी पेज नंबर 216। इंटेक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है बेटा। सेकंड इंटेक्स टू मच इंपॉर्टेंट, सेकंड क्वेश्चन टू मच इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट लगा दो। क्लियर? फोर्थ इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। सेकंड और फोर्थ करने सारे हैं, पहले जो इंपॉर्टेंट जो मार्क करा रहा हूँ पहले वो सेकंड और फोर्थ। क्लियर? और नेक्स्ट टॉपिक आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट। पता नहीं कितनी बार पूछा है। जूल्स लॉ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जूल्स लॉ पूरा नेम होता है, ऐसे पूछता है जूल्स डिफाइन जूल्स लॉ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ओनली। तो वैसे तो क्या पूछता है इसमें डेफिनेशन पूछता है, और डेफिनेशन आपकी राइट पेज पे है, यानी पेज नंबर 217 पे। फॉर्मूला दिखा है ऊपर, H = I²RT। इसके जस्ट नीचे इसकी क्या है डेफिनेशन है, दिस इज नोन द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। द लॉ इम्प्लाइज दैट से लेके थ्रू द रजिस्टर तक, ठीक है। इस पेज पे जहाँ पे फॉर्मूला लिखा है H = I²RT, इसके जस्ट नीचे द से स्टार्ट करना है। द लॉ इम्प्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस्ड, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स लाइन, सेवंथ लाइन, थ्रू द रजिस्टर लास्ट, उसके आगे कुछ नहीं लिखना, ठीक है। ये जूल्स लॉ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होगा, दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन पूछी जाती है इसकी, I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हो गया जूल्स लॉ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। लर्न करके जाना है क्योंकि टू मच इंपॉर्टेंट है बड़ा इजी, कुछ नहीं करना है, करना कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, और क्या कराना है इसमें, और भी बता दे जी क्या कराना है। जूल्स लॉ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है क्या कहता है जूल्स लॉ हीटिंग ऑफ करंट। आपने देखा होगा जो वायर होता है, वायर, ठीक है, कोई सा भी वायर ले लो आप, ठीक है, उसका कंटिन्यू यूज करोगे, ठीक है, कोई भी बल्ब से एक वायर ले लो, बल्ब कनेक्ट करो, बल्ब में लगाओ, ठीक है, कंटिन्यू यूज करते रहो उसको 3-4 घंटे। उस वायर को टच करके देखना, हल्का सा क्या हो जाएगा, हॉट, क्या हो जाएगा, हल्का सा गर्म होगा। क्यों हुआ गर्म, क्या कारण रहा गर्म होने का, जो एनर्जी आ रही है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, ठीक है, उसका कुछ पोर्शन कहाँ चला गया, हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बेटा, हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये कौन कह रहा है, जूल्स लॉ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि जो करंट होती है उसका, करंट जो होती है उसका पार्ट हीटिंग इफेक्ट में भी जाता है, यानी वो हीट भी करता है, ठीक है, वो क्या करता है, हीट भी करता है। यानी किसी भी कंडक्टर का क्या बड़ा, किसी भी कंडक्टर कह लो, वायर कह लो, उसका टेम्परेचर रेज करेगा, हीट करेगा, यानी उसका टेम्परेचर राइज करा देगा। क्लियर? ओके, फॉर्मूला आपको पता है H = I²RT, लर्न कर लेना, ठीक है। पूछता है यही,
जूल्स लॉ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का स्टेटमेंट पूछता है जो पेज नंबर 217 पे है, पूछेगा यही इस, ठीक है। फॉर्मूला रन करना है, वो मैंने आपको बता दिया, आई स्क्वायर आर टी वाला। आगे जी क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक पावर बची है, ठीक है, और एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पेज नंबर 218, पेज नंबर 218 पे आ जाइए। और कुछ इंपॉर्टेंट बचा छूटा पिछवे? नहीं जी, अब तक तो कुछ नहीं छूटा, कुछ नहीं छूटा जी, सब कुछ बता दिया। ये दो टॉपिक बचे हैं, 12.7.1 पेज नंबर 218, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट लाइन छोड़ो, सेकंड लाइन छोड़ो, थर्ड लाइन पे आ जाओ। थर्ड लाइन पे क्या कह रहा है, इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स देन अनअवॉइडेबल हीटिंग कैन इंक्रीजिंग, अनअवॉइडेबल यानी जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। क्या कह रहा है बेटा, एनसीईआरटी टू मच इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के तो देखो, इसकी लाइन के मीनिंग को, कंसेप्ट को क्लियर करो कि क्या कह रहा है ये, ठीक है। ये सब कुछ कह रहा है, यही सब कुछ कहता है, प्रैक्टिस बाद की बात है। पहले ये देखो ये क्या कहता है, क्या कह रहा है, जो अनअवॉइडेबल हीटिंग इफेक्ट है, आप अनअवॉइडेबल यानी आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। हाउएवर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैनी यूजफुल एप्लीकेशन, लेकिन उसके बावजूद भी जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, करंट का जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है वो क्या करता है, वो बड़ा यूजफुल है हमारे लिए एवरीडे लाइफ में। क्यों यूजफुल है, क्यों यूजफुल है? अरे बहुत सारे यूजेज है, बहुत सारे यूजेज है। पानी की रोड क्या करते हो, गर्म करते हो, पानी रोड से गर्म करते हो, किस चीज़ का यूज हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का ही तो यूज हो रहा है। टू मच इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एप्लीकेशन है, ठीक है, बहुत सारे यूजफुल है, गिवन है इसमें, अंडरलाइन करो इन्हें। इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री, आयरन टोस्टर, ओवन, इलेक्ट्रिक केटल, हीटर, ये सब फैमिलियर है आपके, सब जानते हैं आप, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना इसको। ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद एक चीज़ और, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है, यानी जो करंट होती है वो हीट प्रोड्यूस करती है। हीट तो प्रोड्यूस करती है, बल्ब वाले केस में हीट जो होती है वो मेनली तो क्या करती है, बल्ब के केस में बता रहा हूँ, बल्ब के केस में क्या होता है, मेनली जो होती है वो क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। लेकिन कुछ पार्ट क्या प्रोड्यूस करता है, लाइट। कौन सी एनर्जी, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मोस्टली पार्ट कहाँ कंज्यूम होता है करंट का, फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मोस्टली पार्ट बल्ब में कहाँ कंज्यूम हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, कहाँ, उसका टेम्परेचर राइज करने में, और बहुत छोटा पार्ट यानी स्मॉल पार्ट कहाँ यूज होता है, लाइट की फॉर्म में। जो आपको बल्ब दिखता है ना कि वो जो रोशनी दे रहा है, लाइट दे रहा है, ठीक है, वो बहुत स्मॉल पार्ट है। मेन पार्ट तो इलेक्ट्रिक सप्लाई का कहाँ चला जाता है, उसको हीट करने में। समझ में आ गया बल्ब के केस में, क्लियर, ओके। नीचे आइए सेकंड पैराग्राफ में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन, अ स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, पहले भी बता दिया, कल भी बात आई थी इसकी, ठीक है। टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लर्न रखना 3380, ठीक है, मैं भी पूछ सकता है, हार्डली पूछेगा, लर्न कर लेना क्या बता रही है, ठीक है, लर्न कर लेना। इज यूज फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट, कल बताया था बल्ब फिलामेंट किसका बनता है, टंगस्टन, पता होना चाहिए बेटा, इंपॉर्टेंट है, टू मच इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बल्ब में अब तो एलईडी बल्ब आ गए, बल्ब में क्या होता है, गैस फिल करते हैं तो नाइट्रोजन फिल करते हैं, ठीक है। क्यों फिल करते हैं, ताकि वो ऑक्सीडाइज, जो उसका फिलामेंट है उसकी लाइफ बढ़ जाए, वो इजीली ऑक्सीडाइज ना हो, इजीली क्या ना हो, ऑक्सीडाइज ना हो, क्योंकि अगर वो ऑक्सीडाइज हो गया तो फिलामेंट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा आपका, यानी आपका बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ब्रेक का मतलब बल्ब खराब, क्लियर, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। तो या तो आप नाइट्रोजन डाल दो उसमें या आर्गन डाल दो। क्यों डालते हैं, क्योंकि अनरिएक्टिव गैस होती है, ठीक है, नाइट्रोजन और आर्गन अनरिएक्टिव गैस होती हैं, और ये उसके फिलामेंट के ऑक्सीडेशन को क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं, ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो सके। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, 1 नंबर में बहुत बार पूछा है, क्यों फिल करते हैं नाइट्रोजन या आर्गन गैस बल्ब में, क्योंकि अनरिएक्टिव है, ताकि उसके फिलामेंट का ऑक्सीडेशन ना हो सके। उसका टाइम पीरियड, उसकी टाइम पीरियड बढ़ाने के लिए, क्या टाइम पीरियड, किसका टाइम पीरियड, जो फिलामेंट है उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, वो ज़्यादा दिनों तक चले। क्लियर, ओके। देखो इसमें लिखा है नीचे ही, इसी के नीचे, मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट,
जो फिलामेंट पावर कंज्यूम करता है, अपीयर्स एज हीट, वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करता है? हीट की फॉर्म में, बट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटेड, लेकिन उसका एक स्मॉल पार्ट, छोटा पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? लाइट में। लेकिन मोस्टली पार्ट कहाँ जाता है पावर का? कहाँ जाता है? हीट में। और स्मॉल पार्ट कहाँ जाता है? लाइट में। क्लियर? ओके, नेक्स्ट नीचे आ जाइए, लास्ट इसके नीचे वाला पैराग्राफ पूरा का पूरा अंडरलाइन कर दो, पूरा कंप्लीट अंडरलाइन कर दो। एक एक लाइन पढ़नी है। अब मैं बता देता हूँ उसमें क्या करना है। कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। पूरा पैराग्राफ रीड करना है, अंडरलाइन कर दो पूरे के पूरे को। क्या कह रहा है? Another common application of Joule's heating in the fuse, फ्यूज वायर में। घरों में क्या लगा है? आपने अपने हाउसेज में देखा होगा, क्या लगा है? फ्यूज वायर लगा होता है। फ्यूज वायर लगा होता है, क्यों लगाते हैं? किसी भी डिवाइस के साथ फ्यूज वायर स्टार्टिंग में लगा होता है, मेन सप्लाई के साथ ही, ठीक है। अलग अलग भी लगा होता है, हाउस वाइज भी लगाता है फ्यूज वायर, ठीक है। क्यों लगाते हैं? अगर बाई चांस जो करंट की सप्लाई है वो ज़्यादा आ गई करंट की सप्लाई बाहर से, सपोज करो बाई चांस ज़्यादा आ गई, ओवरलोड हो गया, ओवरलोडिंग की वजह से, मतलब बाहर से पावर, ओवरलोडिंग दैट इज नॉट ओवरलोडिंग, जो तुम समझ रहे हो, बाहर से सप्लाई ज़्यादा आ गई, ये समझो, बाहर से सप्लाई ज़्यादा आ गई करंट की, तो क्या होगा? जो फ्यूज वायर होगा तो करंट ज़्यादा आएगी तो हीट, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा फ्यूज वायर का। तो फ्यूज वायर का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? वो फ्यूज वायर ब्रेक हो जाएगा। जब फ्यूज वायर ब्रेक हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, यानी आगे करंट नहीं जाएगी, तो आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो आपके कैसे रहेंगे? सेफ रहेंगे। तो फ्यूज वायर दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट। फ्यूज वायर टू मच इंपॉर्टेंट पूछेगा एक मार्क्स में, फ्यूज वायर का क्या काम होता है, ठीक है, क्या काम होता है। और फ्यूज वायर को ये भी ध्यान रखना, हमेशा ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट रहता है। फ्यूज वायर किस में कनेक्ट रहता है? सीरीज में। एमीटर किस में कनेक्ट रहता है? सीरीज में। वोल्टमीटर किस में कनेक्ट रहता है? पैरेलल में। फ्यूज वायर रिपीट किस में कनेक्ट रहता है? सीरीज में। पूछता है। नीचे आइए, द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज, लिखा है विद द डिवाइस इज कंसिस्ट ऑफ पीस ऑफ वायर मेड ऑफ मेटल, या मेटल का कोई वायर ले लो, ठीक है, या कोई एलॉय का ले लो, ठीक है, फ्यूज वायर बनाने के लिए। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एटसेट्रा सब दिए हैं इसने। आगे बताया भी है इसने कि करंट अगर ज़्यादा आ गई तो टेम्परेचर जो फ्यूज वायर का होगा वो बढ़ जाएगा, और बढ़ने की वजह से वो क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होकर ब्रेक हो जाएगा, और आपके जो डिवाइस होंगे वो सेफ रहेंगे। क्लियर? अच्छा, नीचे की वैल्यू पे आइए जरा, नीचे की लाइन्स पे आइए जरा। द फ्यूज इज यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज रेटेड, डोमेस्टिक यानी घर के लिए आपकी, डोमेस्टिक पर्पज रेटेड फ्यूज वायर, या तो 1 एम्पियर का लगेगा, 2 का लगेगा, 3 का लगेगा, 4 का लगेगा, 5 का लगेगा, या 10 का लगेगा, एटसेट्रा दे रखा है इसने, ठीक है। यानी अलग अलग एम्पियर की फ्यूज वायर है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पे फ्यूज वायर लगा रहे हो, किस पर्पज के लिए लगा रहे हो। इसका एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है इसने, इसी में दे रखा है, और ये क्वेश्चन आपसे पुटअप भी कर सकता है वो, बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल पुटअप कर सकता है। और इसी में उसने दे दिया, इसी में उसने एक एग्जाम्पल भी दे के और सब कुछ बता दिया। अब वो उसको हम छोड़ देंगे क्योंकि अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो वैसे ही लिख रखा है इसने, ये वैसे नहीं लिख रखा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पुटअप कर देगा वो तुमसे, और तुम देखते रहोगे कि करना क्या है। एनसीईआरटी मस्ट, देखो इसमें क्या लिखा है, ये कह रहा है कि फॉर एन इलेक्ट्रिक आयन, एक इलेक्ट्रिक आयन है विच कंज्यूम्स 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर कितनी है? 1, इसी में है, नीचे दिया हुआ है, लाइन में दिया है, न्यूमेरिकल नहीं है, लाइन में दिया हुआ है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट की पावर है। क्या है? इलेक्ट्रिक आयन है, 1 किलोवाट की, ऑपरेटेड कितने 220 वोल्टेज पे ऑपरेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसने करंट निकाली, P का फॉर्मूला था P इक्वल टू वी आई, 3 फॉर्मूला था, अभी नेक्स्ट पावर पे ही आ रहा हूँ, I इक्वल टू P अपॉन वी। इसकी वैल्यू किलोवाट को वाट में चेंज करो, 1000 वाट अपॉन 220, इसको सोल्व करके निकल के आया, इसने बोल रखा है कि 4.5 आ रहा है, 4.5 एम्पियर निकल के आई। तो जब 4.5 एम्पियर के लिए 4.5 एम्पियर निकल के आई, तो आप इसके लिए जो आपने इलेक्ट्रिक आयन ली उसके लिए आप कितने एम्पियर का फ्यूज वायर यूज करोगे? दैट इज द क्वेश्चन। ये तो पॉइंट में आ गई निकल के 4.5, अगर 4 कंप्लीट 4 आ जाती, सिंपल सी बात है, कितने एम्पियर का फ्यूज वायर यूज करते? 4 एम्पियर का। ये तो 4.5 आ गई, 4.6 भी आ सकती है कैलकुलेशन से, 4.7 भी आ सकती है। देखो अगर 4 से जरा से भी ज़्यादा हो गई, पॉइंट आ गया 4.1, 4.2, 4.05, 4.0, 4 से
जैसे ही बढ़ती है, थोड़ी भी बढ़ती है, तो तुरंत आपको कितने एम्पियर का फ्यूज वायर चाहिएगा? 5 का। कम का नहीं ले सकते, 1 एम्पियर ज़्यादा का ले सकते हैं, कम का बिल्कुल नहीं ले सकते। आई की वैल्यू 3.9 आ गई, कितने का लोगे फ्यूज वायर? लिख देता हूं, फ्यूज वायर कितने का लेना पड़ेगा? 4 एम्पियर का। करंट की वैल्यू 4 एम्पियर आ रही है, 4 एम्पियर का फ्यूज वायर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से क्वेश्चन पुट अप कर देगा। उसने तो एग्जांपल देके लाइन में छोड़ दिया, आपने कैसे, आपने भी देख के छोड़ दिया, अरे अच्छा ये तो उसने कुछ नहीं ऐसे ही लिख रखा है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पुट अप करता है, ऐसे ही तो क्वेश्चन पुट अप करता है एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम में, यहीं से क्वेश्चन पुट अप करता है। इलेक्ट्रिक पावर जी, लास्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक पावर। इस चैप्टर के मैंने पहले भी बताया बेटा आपको, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के और इन टेक्स्ट के भी, और एक्सरसाइज के तो टू मच इंपॉर्टेंट है, एज इट इज बोर्ड में, एज इट इज, डाटा भी चेंज नहीं होता, बिल्कुल एज इट इज पूछ लेता है। इसके एक्सरसाइज के जितने भी न्यूमेरिकल है मोस्टली मैं करा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है और मुझे समझाने चाहिए ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। बट नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ये सेकंड लेक्चर आपका, सेकंड लेक्चर है, वो थर्ड लेक्चर हो जाएगा कल, तो 3 लेक्चर में आपका ये चैप्टर फिनिश। हाँ जी, पावर के 3 फॉर्मूले, तीनों के तीनों आपको लर्न हो जाने चाहिए। P इक्वल टू VI, ठीक है, P इक्वल टू VI, P इक्वल टू I²R। एक लर्न कर लो, दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। कैसे? ओम्स लॉ यूज कर लो, ओम्स लॉ यूज करो V इक्वल टू IR रखो, यहाँ V की जगह IR रखोगे तो क्या हो जाएगा? I²R। P का तीसरा फॉर्मूला P इक्वल टू VI I²R, और क्या बचा भाई? V और I का भी आ गया, R का भी आ गया, V और R का रह गया, P इक्वल टू V²/R। ये भी वैसा है, ओम्स लॉ यूज करके I की जगह अब की बार V/R रख दिया तो V²/R आ गया। तीनों फॉर्मूले लर्न होने चाहिए पावर के तीनों फॉर्मूले लर्न कर लेना। क्लियर? चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट। न्यूमेरिकल बचे हैं, न्यूमेरिकल पे पहले तो इंपॉर्टेंट लगाओ, मैं कराऊंगा, ठीक है। फर्स्ट, बिल्कुल करने तो सारे हैं, जो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट के बाद फोर्थ के बाद सिक्स्थ के बाद टेंथ, टू मच इंपॉर्टेंट, टेंथ के बाद ट्वेल्थ, क्लियर? 12th के बाद 14 के बाद जो लास्ट वाला क्वेश्चन है बेटा 18 में ABCDE पार्ट, पांच पार्ट हैं। टंगस्टन क्यों यूज करते हैं, वही एक मार्क्स के, 1 मार्क्स में पूछेगा। 18वां क्वेश्चन है, 18वें में 5 पार्ट है, 5 में से कोई 2 पार्ट पूछ लेगा, कोई 1 पार्ट पूछ लेगा, पूछेगा जरूर। टू मच इंपॉर्टेंट, कोई सा भी पूछ लेता है, जरूरी नहीं कि इनमें से ही आए। अब की बार 18वें में से 5 पार्ट में से कोई सा 1 पार्ट आ जाए, 99% चांस होता है 18वें क्वेश्चन का 1 पार्ट कंफर्म देता है, ठीक है। इसके अलावा फिर रिपीट करता हूँ, 14, 12, 10 टू मच इंपॉर्टेंट, 10 और 12 बिल्कुल टू मच इंपॉर्टेंट, ठीक। 10 और 12 बिल्कुल थोड़े सिमिलर है, हल्का सा डिफरेंस है बस, दोनों के दोनों सिमिलर है, 10th और 12th बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं कराऊंगा, डोंट वरी। 6th करना है, 4th करना है, ठीक है, फर्स्ट करना है। चलो फर्स्ट तो अभी करा देते हैं, अभी टाइम है तो फर्स्ट करा देते हैं। अभी लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, अभी टाइम है। चले, फर्स्ट में क्या कह रहा है एक्सरसाइज, हाँ जी क्या कह रहा है फर्स्ट में, लेट अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। एक रेजिस्टेंस है, उसके 5 इक्वल पार्ट कर दिए, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट कर दिए जी, ठीक है, कर दिए, कोई बात नहीं। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, फिर इनको किस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में। कैसे कनेक्ट कर दिया, पांचों को पैरेलल में, ठीक है जी।
कर दिया जी, पांचों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर, इसका जब पैरेलल में कनेक्ट हुआ दैट इज R1 R डैश, और इनिशियल में इसका रेजिस्टेंस कितना था R, पूरे वायर का था R बेटा, कटिंग होने से पहले। कटिंग होने के बाद 5 पार्ट में कटिंग करी, पैरेलल में कनेक्ट करे, पैरेलल में कनेक्ट करते ही जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना बोल रहा है R1 या R डैश, ठीक है R डैश। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ R अपॉन R डैश, R अपॉन R डैश फाइंड करना है। चलो जी R अपॉन R डैश फाइंड कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको याद होगा एक फॉर्मूला R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। सिर्फ क्या किया है, लेंथ को डिवाइड किया है, पूरी एल थी 5 पार्ट किए तो हर एक पार्ट की लेंथ कितनी हो गई L अपॉन 5, कितनी हो गई बेटा L अपॉन 5, हर एक पार्ट की लेंथ कितनी हो गई L अपॉन 5, L अपॉन 5, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। ये इनिशियल रेजिस्टेंस था पूरे का, पूरे वायर का। अब इन्हें देख ले जरा, लेंथ कितनी हो गई L अपॉन 5, L अपॉन 5, रो L अपॉन एरिया, L डैश एक पार्ट की कितनी L अपॉन 5, 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 L अपॉन 5। यार डैश एक वायर का जो एक पोर्शन है उसका रेजिस्टेंस देख रहे हैं हम कितना निकल के आ रहा है, एक पोर्शन का, एक पार्ट का, 5 पार्ट किए ना, एक पार्ट का देख रहे हैं हम कितना निकल के आ रहा है। रो एल अपॉन ए क्या था R अपॉन 5 निकल के आ गया भैया। R डैश कितना आ गया बेटा, R डैश आ गया आपका R अपॉन 5, एक पार्ट का आ गया R, एक पार्ट का रेजिस्टेंस आपको फाइंड हो गया R अपॉन 5। आपने किस में कनेक्ट किया है, पैरेलल में। अब पांचों को इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दो, इस R डैश को हटाओ क्योंकि R डैश वो पूरे का होगा, इसको आप R1 यहां R1 ले लो, इनका पैरेलल निकाल दो, 5 का पैरेलल दैट इज R डैश, बोला है उसने पैरेलल में R डैश, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। पैरेलल में फॉर्मूला क्या लगता है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, सबका इक्वल रहना है, 1 अपॉन R डैश प्लस वहाँ ऊपर है यहाँ R1 है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R1, 5 बार है ना, 1 2 3 4 5। वैल्यू रखिए जी R1 की, R अपॉन 5, 5 कहाँ जाएगा, ऊपर जाना है, R अपॉन 5, R अपॉन 5, R अपॉन 5, R अपॉन 5, 1 2 3 4 5, 5 को ऊपर ले जाइए, 5 अपॉन R प्लस 5 अपॉन R प्लस 5 अपॉन R, एलसीएम R आना है 10 15 20 25 25, 1 अपॉन R डैश, R इधर ले आओ तो R डैश अपॉन R, R इधर गया, R डैश नीचे है बेटा, इक्वल टू आ गया 25, कितना आ गया जी रेशो 25 आ गया भैया। क्वेश्चन क्लियर, क्लियर, क्वेश्चन और ले, ये क्लियर है भाई। एक पार्ट का रेजिस्टेंस निकाल लिया हमने और फिर उनका क्या निकाल लिया, पैरेलल निकाल लिया। एक पार्ट का रेजिस्टेंस कैसे निकला, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए लगा लिया, न्यू लेंथ कितनी है L अपॉन 5 कर दीजिए, L अपॉन 5। एक क्वेश्चन ऐसा इस टाइप का कराया था मैंने स्ट्रेचिंग वाला, वहाँ पे एरिया चेंज हो रहा था क्योंकि रेडियस चेंज हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे ओनली लेंथ चेंज की, हमने एक पार्ट का निकाल लिया, कितना आया, पहले का पूरे का कितना था R, तो एक पार्ट का कितना निकल के आया R अपॉन 5, तो R अपॉन 5 R अपॉन 5 R अपॉन 5 के 5 पैरेलल में डाल दिए, पांचों का पैरेलल निकाल दिया, पैरेलल का फॉर्मूला लगा के, सो सिंपल, क्लियर। ओके नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में
जो बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन एक्सरसाइज के वो फिनिश करेंगे और चैप्टर आपका फिनिश। ठीक है, तो कंटिन्यू रखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, सी यू टुमारो, मिलते हैं।